accounting for today. The topic of our discussion is accounting for share capital. तो उससे पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शेयर कैपिटल क्या होती है। कंपनी की कैपिटल, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कोई सिंगल पर्सन पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करता, इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ पर्सन पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हर एक का कंपनी की कैपिटल में जो शेयर है दैट इज टर्म्ड एज शेयर कैपिटल। कंपनी की जो शेयर कैपिटल है इसकी बेसिकली टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज ऑथराइज्ड, इसका दूसरा नाम है रजिस्टर्ड एंड अनदर नेम इज नॉमिनल। नेक्स्ट इज इशूड कैपिटल एंड लास्ट वन इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब आपका आता है ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है। ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी ड्यूरिंग इट्स होल लाइफ टाइम मैक्सिमम कितनी कैपिटल इशू कर सकती है, उसको हम ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। इशूड कैपिटल होती है जो पब्लिक को ऑफर किया है। अब इशूड कैपिटल में से कितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। इसकी आगे फर्दर दो टाइप हैं। वन इज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, नेक्स्ट है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। अब आप देखो, हम कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जब शेयर कैपिटल को शो करते हैं, हम इसको शो करते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी में। फर्स्ट हेड आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में तीन चीज़ें होती हैं। श्री राम मंदिर, S stands for share capital, R stands for reserve and surplus and M stands for money received against the share warrant. तो शेयर कैपिटल को हम किस में शो करेंगे? शेयर होल्डर्स फंड में। इज इट क्लियर? अब देखो, जो ऑथराइज्ड कैपिटल होती है इसको कंसिडर नहीं करना, इसके नीचे दो लाइन लगा देनी है जब नोट टू अकाउंट बनाना है। इशूड कैपिटल के नीचे भी लगाना है। अल्टीमेट कौन सी कैपिटल आपकी शेयर कैपिटल में शो होती है? दैट विल बी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इज इट क्लियर? अब कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उनमें कई तरह की उनको लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, कई तरह की लीगल ऑब्लिगेशंस हैं जिनको उन्हें फुलफिल करना पड़ता है। वो क्या क्या हैं? सबसे पहले तो ये है कि जो कंपनी शेयर इशू करती हैं उसके लिए इशू फॉर कैश, उसके लिए हमें दो ऑप्शन होती हैं। या तो सारे के सारे पैसे एप्लीकेशन के टाइम पे कॉल कर रही हैं, या उन्होंने डिफरेंट स्टेजेस या इंस्टॉलमेंट्स में पैसे कॉल किए हैं कि कुछ पैसे एप्लीकेशन में ले लिए हैं, कुछ पैसे उन्होंने अलॉटमेंट मनी में लिए हैं, बाकी उन्होंने बैलेंस जो है वो कॉल्स में लिए। अब कंपनीज के ऊपर जो पैसे कंपनीज कॉल्स में डिमांड करती हैं उनके ऊपर भी कंपनी की कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। अब कंपनी जो शेयर इशू कर सकती है वो करती है एट पार, एट प्रीमियम। एट पार का मतलब क्या होता है कि अगर इशू प्राइस आपकी फेस वैल्यू के इक्वल है, और एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है अगर आपकी इशू प्राइस आपके फेस वैल्यू ऑफ शेयर से ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 सब सेक्शन 2, मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए? 5% ऑफ द फेस वैल्यू। और सेबी ने प्रेस्क्राइब किया है कि जो एप्लीकेशन मनी है वो 25% ऑफ द इशू प्राइस से कम नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर? मैक्सिमम चाहे हो जाए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद एक और चीज़ है, जितनी भी कॉल्स आपने करनी है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसके रिगार्डिंग प्रोविज़न होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक दो कॉल्स के बीच में जो मिनिमम टाइम गैप है दैट शुड बी ऑफ 1 मंथ। और हम जो नोटिस है शेयर होल्डर्स को अमाउंट पे करने का मिनिमम टाइम पीरियड कितना है? 14 डेज। अब उसके बाद कंपनी जब शेयर इशू करती हैं सारे के सारे पैसे एक ही बार में कॉल कर लेती हैं। तो एंट्री आती है बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और बाद में हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल में। इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन अगर कंपनी पैसे जो हैं वो डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाती है, वो क्यों मंगवाते हैं? क्योंकि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन की क्लॉज है कि कंपनी के 90% शेयर मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। अगर 90% शेयर पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करती विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, तो सारे एप्लीकेंट्स के पैसे विद इंटरेस्ट वापस करने पड़ते हैं। बट ऑब्वियस है, जितने ज़्यादा पैसे नहीं होंगे उतना इंटरेस्ट भी ज़्यादा बनेगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो क्या करते हैं, पैसे वैसे भी इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाते हैं। सिर्फ एक एप्लीकेशन मनी है जो पहले रिसीव होती है बाद में ट्रांसफ़र होती है, बाकी सारी पहले ड्यू होती हैं और बाद में रिसीव होती हैं। उसके पीछे लॉजिक क्या है? जब आपने शेयर इशू किए, आपको क्या पता पब्लिक का रिस्पॉन्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव। कितने शेयर्स के लिए कोई अप्लाई करता है, आप जज थोड़ा ना कर सकते। तो एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव होती है बाद में ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद की जितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो पहले ड्यू होंगी बाद में रिसीव होंगी। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन अलॉटमेंट मनी पहले ड्यू होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और उसके बाद अगर फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इज इट क्लियर? अब आपकी प्रॉब्लम क्या आती है कि कंपनी ज़रूरी नहीं होता कि सारे के सारे जो शेयर्स हैं वो पार पे ही इशू करे, वो एट प्रीमियम भी इशू करते हैं। अगर हमें इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग कि प्रीमियम की अमाउंट कौन सी इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है, वी ऑलवेज अज्यूम कि जो प्रीमियम की अमाउंट है वो अलॉटमेंट में इंक्लूड है। जब हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू करनी है तब हमने एंट्री करनी है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है वो बैलेंस शीट का मेन हेड है शेयर होल्डर्स फंड, सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंडर हम इसको शो करते हैं। सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 उन्होंने बताया हुआ है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को किन किन पर्पसेस के लिए यूटिलाइज करना है। या तो फुली पेड बोनस शेयर्स के लिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, कोई प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए, या अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स खुद खरीदती है बाय बैक ऑफ शेयर्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है वो होता है इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। ज़रूरी नहीं होता कि हम शेयर तभी इशू कर रहे हैं इन रिटर्न हमें कैश आता है, और कई बार हम अदर देन कैश भी इशू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अंडर राइटर्स। अब आप कहोगे सर अंडर राइटर्स क्या होते हैं? अंडर राइटर्स वो पर्सन होते हैं जो कंपनी को गारंटी देते हैं कि आपके इतने मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स हम सब्सक्राइब करें। हम आपको गारंटी देते हैं इतने मिनिमम पब्लिक से सब्सक्राइब करवाएंगे। अगर पब्लिक कम शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करेगी तो रिमेनिंग शेयर्स पब्लिक को उसको अंडर राइटर्स को खुद सब्सक्राइब करने पड़ेंगे। तो जब उनको अंडर राइटर्स को उनकी ऐसा सर्विसेज के बदले में वट एवर द कंपनी पेज दैट इज अंडर राइटिंग कमीशन। और सबसे पहले हम क्या करेंगे? अंडर राइटिंग कमीशन को ड्यू करेंगे, जर्नल एंट्री होगी अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। और जब अंडर राइटर्स को शेयर इशू करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और एक होते हैं प्रमोटर्स, कंपनी के फाउंडर मेंबर्स, उनको अगर हम शेयर इशू करते हैं उसके लिए एंट्री करते हैं इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। फिर हम करते हैं प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और उसके बाद अगर हम शेयर्स इशू करते हैं वेंडर्स को, वेंडर होते हैं जिनसे कंपनी बिजनेस टेक ओवर करती है, तो हम एंट्री क्या करते हैं? एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। अगर आपके नेट एसेट मीन एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर दो, यू विल गेट द नेट एसेट्स। नेट एसेट्स अगर आपके कम हैं और आपकी परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है, अब आप कहोगे सर परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न, और परचेज कंसिडरेशन मीन कि अगर हम किसी का बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं तो उसके बदले में वट एवर वी पे दैट इज टर्म्ड एज परचेज कंसिडरेशन। अगर आपके नेट एसेट्स जो हैं वो परचेज कंसिडरेशन से कम हैं
इट मीन्स जो हम ज़्यादा पे कर रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ गुडविल। मीन्स कि अगर आपने एंट्री की एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी टू वेंडर, और अगर आपकी डेबिट साइड कम आई तो ट्रांसफ़र बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, गुडविल अकाउंट। और अगर मान लो आपके नेट एसेट्स ज़्यादा हैं और आप पेमेंट कम कर रहे हो, इट मीन्स आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं, वो होते हैं कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स। और आपको पता है जितने हमारे कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स होते हैं उनको हम एक स्पेशल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज कैपिटल रिजर्व। एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी टू वेंडर, और अगर आपकी क्रेडिट साइड शॉर्टर है तो डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो जब हम वेंडर्स को शेयर इशू करते हैं, अब वेंडर्स को जब शेयर इशू करने हैं तो या तो पार पे करेंगे या प्रीमियम पे करेंगे, क्योंकि ओरिजिनली हम डिस्काउंट पे इशू कर नहीं सकते। सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिस्ट्रिक्ट्स द कंपनी टू इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। अगर हम पार पे शेयर इशू कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम पे कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इज इट क्लियर? और उसके बाद ये हो गया वेंडर्स वाला, और हमने वेंडर्स को कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं इसको निकालने का फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अब आपको इनमें से जो MCQs आएंगे, या तो आपको आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, कौन से हेड सब हेड में शो होना है, कौन सा सेक्शन डील करता है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, कौन सा सेक्शन डील करता है विच रिस्ट्रिक्ट्स द इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। एक होता है रिजर्व कैपिटल और एक होती है कैपिटल रिजर्व। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। रिजर्व कैपिटल बेटा क्या होती है, रिजर्व कैपिटल जो होती है वो एक टोटल कैपिटल में से वो कैपिटल है, वो पार्ट है जिसको कंपनी कॉल करती है एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग। और जो कैपिटल रिजर्व है वो क्या होते हैं, कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स जहाँ पे ट्रांसफ़र किए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। और जो कैपिटल रिजर्व होते हैं, कैपिटल रिजर्व कहाँ शो होते हैं, कैपिटल रिजर्व को हम शो करते हैं, बैलेंस शीट का हेड है शेयर होल्डर्स फंड, सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व कैपिटल एक अनकॉल्ड कैपिटल होती है और इसको कंपनी कॉल करती है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। रिजर्व कैपिटल को हम कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि कैपिटल रिजर्व को हम यूज़ कर सकते हैं अपने कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट।